आज हम बात करेंगे एक ऐसी पुरानी सभ्यता की जिसने अपने पीछे सबूत तो बहुत छोड़े, लेकिन अपनी कहानी बताने के लिए एक भी शब्द नहीं। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं इस चीज से। ये है हड़प्पा की मोहर। देखिए, इसे सेलखड़ी नाम के एक मुलायम पत्थर से बनाया गया है। इस पर जानवरों की कितनी शानदार आकृतियां हैं और ऊपर कुछ निशान, कुछ संकेत बने हुए हैं। और पता है, यही यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। हमारे पास ऐसी हजारों लिखावटें हैं, पर आज तक कोई भी इन्हें पढ़ नहीं पाया है। मतलब उनकी भाषा, उनकी लिपि आज भी हमारे लिए एक अनसुलझी पहेली है। तो सवाल उठता है कि अगर हम उनकी लिखी कोई बात समझ ही नहीं सकते, तो फिर उनकी दुनिया के बारे में जानेंगे कैसे? इसका जवाब छिपा है जमीन के नीचे दबे सबूतों में। तो चलिए, एक जासूस की तरह इन सुरागों की कड़ियां जोड़ना शुरू करते हैं। तो किसी भी पड़ताल की तरह सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम किस समय और किस जगह की बात कर रहे हैं। देखिए, ये सभ्यता कोई 100-200 साल नहीं, बल्कि हजारों साल तक चली। लेकिन इसका जो सबसे शानदार दौर था वो था विकसित चरण। मतलब वो समय जब इनके शहर अपनी पूरी बुलंदी पर थे। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी बसावट नहीं थी। ये सभ्यता छोटे छोटे गांवों से शुरू हुई और देखते ही देखते आज के भारत और पाकिस्तान तक फैले एक बहुत बड़े नेटवर्क में बदल गई। अंदाजा लगाइए, इसमें 2000 से भी ज्यादा बस्तियां थीं। तो चलिए अब इस बड़े नक्शे से थोड़ा जूम इन करते हैं और सीधे लोगों की जिंदगी में झांकते हैं। और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से कि भाई, इतनी बड़ी आबादी अपना पेट कैसे भरती थी? वो खाते क्या थे? अच्छा, इसका सुराग मिलता है जले हुए अनाज के दानों और जानवरों की हड्डियों से। इनसे पता चलता है कि वो लोग सिर्फ खेती पर ही निर्भर नहीं थे, बल्कि कई तरह के जानवर भी पालते थे। मतलब उनका खानपान काफी वेरिएड था। और खेती करने का उनका तरीका भी बड़ा कमाल का था। जरा मिट्टी के बने इस बैल को देखिए। ये सिर्फ कोई खिलौना नहीं है, ये एक पक्का सबूत है कि वो लोग खेतों की जुताई के लिए बैलों का इस्तेमाल करना जानते थे। और सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रही होगी। और सबूत सिर्फ यहीं खत्म नहीं होते। हमें हल के छोटे छोटे मॉडल मिले हैं, शौर्तुगही जैसी जगहों पर सिंचाई के लिए नहरों के निशान मिले हैं। और कालीबंगन में तो कमाल ही हो गया। वहां एक ऐसा खेत मिला है जहां एक ही समय पर 2 अलग-अलग फसलें उगाई जाती थीं। ये दिखाता है कि उनकी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी कितनी जबरदस्त थी। लेकिन हड़प्पा के लोग कितने ऑर्गेनाइज्ड थे, इसका सबसे बड़ा और सबसे ठोस सबूत मिलता है उनके शहरों के खंडहरों में। ये सिर्फ शहर नहीं थे, बल्कि उस जमाने की इंजीनियरिंग के बेजोड़ नमूने थे। एक मिसाल लेते हैं मोहनजोदड़ो की। ये शहर बस ऐसे ही नहीं बस गया था। अरे, इसे तो बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ एक नक्शे के आधार पर बनाया गया था। पूरा शहर साफ साफ 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा थोड़ा ऊंचाई पर था, जिसे दुर्ग कहते हैं। शायद यहाँ बड़ी बड़ी सार्वजनिक इमारतें रही होंगी। और दूसरा था एक बहुत बड़ा निचला शहर जहाँ आम लोग रहते थे। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये बंटवारा समाज में किसी तरह के भेदभाव की तरफ इशारा करता है? और अब एक ऐसी बात जो सच में हैरान कर देती है, वो है स्टैंडर्डाइजेशन। इनके यहाँ इस्तेमाल होने वाली हर एक ईंट, चाहे वो धूप में सूखी हो या आग में पकी हुई, एक फिक्स्ड रेशियो की होती थी, 4:2:1। और कमाल की बात यह है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे शहरों में भी यही रेशियो मिलता है। सोचकर देखिए, इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी जो ये सारे नियम लागू करवा रही थी? और उनकी प्लानिंग का सबसे बेहतरीन उदाहरण उनका ड्रेनेज सिस्टम। कमाल की बात तो ये है कि पहले एकदम सीधी लाइन में सड़कें और नालियां बनाई गई और फिर उनके दोनों तरफ घर बनाए गए। मतलब घर बनाने से पहले ही पूरे शहर का लेआउट तैयार था। पुरातत्वविद अर्नेस्ट मैके ने तो यहाँ तक लिखा है कि यह निश्चित रूप से अब तक खोजी गई सबसे कंप्लीट एंशिएंट सिस्टम है। सोचिए जरा, हर एक घर की नाली शहर के मेन ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ी हुई थी। उस जमाने के हिसाब से ये एक अनबिलीवेबल अचीवमेंट थी। तो ठीक है, हमारे पास एक शानदार प्लान्ड सिटी है, पर अब सवाल ये है कि इसमें रहते कौन थे? क्या समाज में सब लोग बराबर थे? अच्छा, इसके सुराग हमें मिलते हैं उनकी कब्रों और रोजमर्रा के सामान से।
देखिए, अगर हम इसकी तुलना मिस्र से करें, जहां राजा रानियों को बड़े बड़े पिरामिडों में ढेर सारे खजाने के साथ दफनाया जाता था, तो हड़प्पा में ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ कब्रें आमतौर पर बहुत सादी होती थीं। ये शायद जिंदगी और मौत को लेकर उनकी बिल्कुल अलग सोच को दिखाता है। एक और सुराग मिलता है रोजमर्रा के सामान में। देखिए, कुछ चीजें तो आम इस्तेमाल की थी, जैसे अनाज पीसने वाली ये चक्की, पर कुछ चीजें थी लग्जरी आइटम्स, मतलब वो चीजें जो कीमती और मुश्किल से मिलने वाले मटेरियल से बनती थी। और इन महंगी चीजों का मिलना भी एक बड़ी कहानी कहता है। जैसे कि फयोन्स, ये रेत और गोंद को मिलाकर बनाया गया एक तरह का चमकीला मटेरियल होता था। या फिर सोने के गहने, ये सब चीजें छोटी बस्तियों में ना के बराबर मिलती हैं। ये ज्यादातर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में ही मिली हैं। तो इससे क्या पता चलता है? यही कि जो अमीर और पावरफुल लोग थे वो इन्हीं बड़े शहरों में रहते थे। तो देखा जाए कैसे हमने ईंटों, हड्डियों, मनकों और शहरों के नक्शों जैसे सुरागों को एक-एक करके जोड़ा और एक भी शब्द पढ़े बिना इस शानदार सभ्यता की एक जीती जागती तस्वीर बना ली। और इतना सब जानने के बाद हम घूम फिरकर वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। हमने उनके खाने पीने, उनके शहरों, उनके समाज के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। लेकिन उस मोहर पर लिखा वो संदेश, वो आज भी एक बंद ताले की तरह है। और यही बात हमें याद दिलाती है कि इतिहास कोई बंद किताब नहीं है। ये तो एक ऐसी जासूसी है जो हमेशा चलती रहती है। और क्या पता, जमीन से निकलने वाला अगला कोई सुराग इस पूरी कहानी को एक बिल्कुल नया मोड़ दे दे।